राकेश फिजिक्स क्लासेज बिहार शरीफ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग नया अध्याय करेंगे। कौन सा? तो नाभिक मैंने लिख रखा है यहाँ पे, नाभिक। उसके क्वेश्चन के द्वारा ही आपको उसका जो थ्योरी है वो भी हम बताएंगे उसी समय। तो क्वेश्चन के साथ साथ ही थ्योरी रहेगा, क्वेश्चन करते जाएंगे, उसमें थ्योरी रहेगा, ठीक है ना। और जो उसके अलावे आएगा तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैंने पहला क्वेश्चन जो लिखा है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक किसे कहते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक के बारे में भी बताते हैं, या परमाणु द्रव्यमान मात्रक किसे कहते हैं उसको क्वेश्चन के फॉर्म में ही मैंने लिख रखा है। तो इसको यहीं से करते हैं। जैसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक किसको कहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु द्रव्यमान को मापने वाली इकाई जो होती है उसी को परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं, जिसको आप एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट, है ना। तो एटॉमिक मास यूनिट ये परमाणु में भी पढ़ा जाता है, यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं आप। तो एटॉमिक मास यूनिट जो है वो किसको कहते हैं, तो एटम के मास को मेजर करने वाला यूनिट, मतलब जो परमाणु है उसके द्रव्यमान को मापने वाला जो इकाई होगा उसी को हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहेंगे, है ना। तो इसको परिभाषित किया गया है। इसकी परिभाषा है जो कार्बन परमाणु होता है वो उसके 3 समस्थानिक मिलते हैं, मतलब तीन कार्बन जो है 3 फॉर्म में मिलता है। एक तो C12 होता है, मतलब यहाँ पे जैसे मैंने लिख रखा है कार्बन है, तो कार्बन का एक फॉर्म मिलता है C12, इसको C13 मिलता है, और एक C14 मिलता है, जो आप लोग सुने होंगे नाम, आइसोटोप्स या समस्थानिक कहते हैं इसको। इसको समस्थानिक बोला जाता है, आइसोटोप्स कहते हैं। इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये आइसोटोप्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें ये वाला जो है कार्बन C12, उसका अगर एक परमाणु लिया जाए और उसका द्रव्यमान जो है निकाल करके उसको उसका 12वां भाग ले लिया जाए, मतलब एक कार्बन परमाणु के 12वें भाग के बराबर होता है। एक कार्बन परमाणु के 12वें भाग का जो द्रव्यमान होता है वही आपका ये आता है। मतलब एक कार्बन परमाणु ले लीजिए, उसका द्रव्यमान माप लीजिए और उसको 12 से भाग दे देंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि परमाणु के द्रव्यमान को मापने की इकाई को परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहा जाता है। उसके लिए हमने जो इकाई बनाई है और उसको परिभाषित कैसे किया है, तो जो एक कार्बन परमाणु, उसमें भी कार्बन का परमाणु जो होता है कार्बन का 12 भी होता है, 13 भी होता है, यहाँ पे परमाणु भार संख्या 14 भी होता है, जिसको समस्थानिक कहा जाता है। तो इन तीनों में ये वाला तत्व, हालांकि अब तीनों मिला करके बनाया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इन तीनों को मिला करके ही यू निकाला गया, पहले इसको लिया गया था, लेकिन परिभाषित अभी भी वही किया जाता है कि C12 जो है, C12 है, इस C12 का एक परमाणु का जो द्रव्यमान है उसको 12 से भाग देने पर जो मान आता है उसको हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं, ठीक है ना, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। तो इसलिए एक कार्बन परमाणु के 12वें भाग के बराबर होता है। मतलब क्या हो गया, यहाँ से अगर लिखेंगे तो हो जाएगा देयरफॉर ए यू, यू से संकेत करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/12, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि परमाणु, इसका जो द्रव्यमान है, ठीक है ना, एक कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु कौन वाला, तो C12 जो है, इसका द्रव्यमान का द्रव्यमान अब बटा 12 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये एक कार्बन परमाणु के 12वें भाग का होता है। तो एक कार्बन परमाणु का जो यहाँ पे क्या कहते हैं वैल्यू है, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ कि कार्बन 12 का एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान लिखेंगे, और वो होता है 1.992647 गुना 10⁻⁻26 किलोग्राम। इसको 12 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो ये जो है, और इसका जो मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा 1.66054 आता है, 1.6605439 आता है। तो इसको आप 054 भी लिख सकते हैं, 1.66054 इंटू 10⁻⁻27 kg।
तो आपको याद रखना है, केवल ये शॉर्ट में भी याद रखते हैं, दैट इम्प्लाइज 1 U, अगर पूरा है तो सही बात है, नहीं तो ये इतना कम से कम याद रखते हैं 66 kg, ठीक है ना। तो ये आपसे हमने जो लिखा था क्वेश्चन, परमाणु द्रव्यमान मात्रक किसे कहते हैं, इसका मान क्या होता है, तो इसका मान ये होता है 1U इज इक्वल टू 1.66 गुना 10⁻⁻27 kg, ये इसका मान होता है। अब ध्यान रखने की बात यह है कि केवल अगर मान पूछा है तो ये निकालेंगे, लेकिन निकालने बोल दिया जाए तो इस तरीके से निकाल देते हैं। एक कार्बन परमाणु का, अब यहाँ पे देखिए एक कार्बन परमाणु का क्या भार होता है वो भी आपको पता चल गया, 1.992647 गुना 10⁻⁻26 kg। तो ये ध्यान रखना है, ये छोटा सा। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि जो हमारा नाभिक है, उस नाभिक की संरचना कैसी होती है। तो नाभिक की संरचना, तो नाभिक की संरचना के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, नाभिक की संरचना कैसी होती है। तो आपको पता ही है कि कोई भी परमाणु है ना, तो ये परमाणु का जो केंद्र होता है उसको नाभिक बोलते हैं। तो ये मान लीजिए मैंने परमाणु ले लिया है ना, परमाणु का जो केंद्र है वो नाभिक होता है ये। तो नाभिक की जो त्रिज्या होती है, हमें पता है कि नाभिक की त्रिज्या या परमाणु का जो त्रिज्या होता है और नाभिक की जो त्रिज्या होती है, दोनों बहुत ही छोटा होता है। ना तो हमें परमाणु दिखता है, ये इसको हमने परमाणु बोल दिया, एटम है ना, जिसको आप एटम बोलते हैं, और इसको आपने नाभिक बोल दिया, न्यूक्लियस। इसको आपने न्यूक्लियस बोला। तो इसका जो त्रिज्या होता है वो r, जिसको आप बोलते हैं, तो r जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के रेंज का होता है, ऑर्डर का होता है, ठीक है ना। 10⁻⁻10 मीटर इसका जो परमाणु होता है उसकी त्रिज्या लगभग इतने क्रम की होती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि इसका जो क्रम होता है ये होता है। और जो नाभिक की त्रिज्या होती है r, वो करीब करीब 10⁻⁻15 कोटि की होती है, ऑर्डर जिसको बोलते हैं। तो 10⁻⁻15 मीटर है। तो मतलब जो नाभिक है, इससे जाहिर सी बात है इसके केंद्र पर स्थित होता है, तो बहुत छोटा होता है। फिर नाभिक के अंदर क्या होता है, तो नाभिक के अंदर आपको पता है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन होते हैं ना, तो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, न्यूट्रॉन होते हैं एंड प्रोटॉन होते हैं। तो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन होते हैं, है ना। तो एटम जो है उसमें क्या है कि नाभिक जो है, नाभिक के अंदर, ये नाभिक के अंदर स्थित होता है, ठीक है ना, ये नाभिक के अंदर होता है। तो नाभिक में जो स्थित होते हैं वो कौन से होते हैं, नाभिक के अंदर स्थित होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन जो है और प्रोटॉन दोनों की बात अगर हम करें, तो न्यूट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज के बारे में बहुत बोलेंगे, लेकिन इन दोनों न्यूट्रॉन के ऊपर, न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, इसके ऊपर आवेश नहीं होता है। इसका आवेश अगर बोलेंगे तो उदासीन होता है, आवेश शून्य होता है, इसके ऊपर शून्य आवेश होता है, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं शून्य आवेश होता है न्यूट्रॉन के ऊपर। जो प्रोटॉन है वो कैसा आवेशित होता है, तो प्रोटॉन धन आवेशित होता है ना, और धन आवेशित होता है, इसके ऊपर आवेश जो होता है, ये इसके आवेश को प्लस ई द्वारा सूचित किया जाता है, मतलब प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.602 गुना 10⁻⁻19 कूलम इसका आवेश होता है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर स्थित होता है, और जितना भी प्रोटॉन का नंबर होता है और न्यूट्रॉन का नंबर होता है उसको न्यूक्लियॉन की संख्या कही जाती है, और उसी को जोड़ करके जो परमाणु का जो मास नंबर आता है, परमाणु भार संख्या जो होती है, इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। तो ध्यान रखना है कि परमाणु की जो भार संख्या होती है, परमाणु भार संख्या
ठीक है ना। ये परमाणु भार संख्या जिसको आप ए से संकेत करते हैं, परमाणु भार संख्या को किससे संकेत करते हैं? ए से। तो परमाणु भार संख्या जो होती है जिसको ए से संकेत करते हैं, ये प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो ये ध्यान रखना, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो ये जब भी आपसे पूछा जाए परमाणु भार संख्या, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या जो होती है और उसका न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है उसको हम जोड़ देते हैं। तो नाभिक की संरचना में नाभिक का त्रिज्या कितना हो गया? तो 10 पे पावर माइनस मीटर 15 मीटर की कोटि का। परमाणु की त्रिज्या कितनी हो गई? तो 10 पे पावर माइनस 10 मीटर की कोटि का। परमाणु का जो केंद्र होता है उसके अंदर क्या क्या स्थित होता है? तो प्रोटॉन होता है स्थित और न्यूट्रॉन स्थित होता है, मैंने वो लिखाया। परमाणु का जो उस वजह से परमाणु के अंदर जो आवेश होता है, परमाणु के अंदर नहीं, आपका नाभिक के अंदर, नाभिक की बात हो रही है तो नाभिक की संरचना है, तो नाभिक जो है उसके अंदर क्या क्या स्थित होता है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है? तो जीरो आवेश होता है, उदासीन बोलते हैं इसको, है ना। तो शून्य आवेश होता है या उदासीन बोला जाता है, इसको न्यूट्रल बोला जाता है। और प्रोटॉन के ऊपर कैसा आवेश होता है? तो धन आवेश होता है। कितना होता है? तो प्लस ई के बराबर होता है। ई का मान आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है उसी के इक्वल होता है, और ये 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि नाभिक के अंदर केवल इसकी वजह से आवेश होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई आवेश होता नहीं है, और ये धन आवेशित है, इसलिए जो नाभिक होते हैं ये नाभिक जो है धन आवेशित कहे जाते हैं। नाभिक क्या कहे जाते हैं? धन आवेशित कहे जाते हैं। तो नाभिक के अंदर जो धन आवेश आया वो कहां से आया? प्रोटॉन के नंबर से आया, ठीक है ना। तो जितना प्रोटॉन का नंबर होता है उतना ही धन आवेश होता है। और प्रोटॉन का नंबर आपको पता है, किसी भी परमाणु का उसको क्या कहते हैं? तो परमाणु संख्या बोलते हैं, जिसको जेड से आप संकेत करते हैं। लेकिन उसके पहले हमने यहाँ पे आपको बताया कि परमाणु का परमाणु भार संख्या होता है, और परमाणु भार संख्या जो कही जाती है वो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या है। वैसे तो आपको पता है कि किसी परमाणु का अगर भार संख्या निकालना है हमको, तो परमाणु में तो सारा कुछ होता है, आपका न्यूक्लियस भी होता है, और बीच में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं वो भी होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास नगण्य होता है, इसलिए परमाणु भार संख्या में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या मानी जाती है। मतलब प्रोटॉन की संख्या को अगर मैं Np से संकेत करूं और न्यूट्रॉन की संख्या को Nn से संकेत करूं, तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और इसकी दोनों संख्या को ही, मतलब दोनों को मिला देंगे तो इसी को न्यूक्लियॉन संख्या बोला जाता है, ठीक है ना, न्यूक्लियॉन संख्या। तो न्यूक्लियॉन इसलिए क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसलिए न्यूक्लियॉन संख्या बोली जाती है इसको, ठीक है। न्यूक्लियॉन संख्या बोली जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इसको न्यूक्लियॉन्स नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या वो किसके बराबर होती है? तो परमाणु भार संख्या के बराबर होती है। तो ये जो परमाणु भार संख्या है उसको ए से संकेत करते हैं। मतलब इसको अगर आगे इस तरीके से अगर कोई मान लीजिए, एक एग्जाम्पल से मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए कि आपका मैंने कार्बन ले लिया, ठीक है ना, कार्बन परमाणु ले लिया। तो कार्बन परमाणु में एग्जाम्पल है, ठीक है ना, उदाहरण में कार्बन परमाणु जो है आपका C612 ले लिया। तो ये जो कोई भी परमाणु होता है उसमें ऊपर वाला ये जो होता है C12 हमने लिखा, इधर C12 और 6 लिखा। तो ये जो है 12 जो होता है इसको बोलते हैं परमाणु भार संख्या, ए से संकेत करते हैं। यह है परमाणु भार संख्या। परमाणु भार संख्या बोलिए या परमाणु द्रव्यमान संख्या बोलिए, एटॉमिक मास नंबर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में आप लोग, एटॉमिक मास नंबर,
ठीक है ना, ये हो गया। और ये जो होता है वो उसको बोलते हैं परमाणु संख्या, ठीक है ना, इसको कहते हैं जेड से संकेत करते हैं, इसको केवल बोलते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या बोलते हैं। ये एटॉमिक मास नंबर है, एटॉमिक नंबर। अब ये जो मतलब कोई भी आपने पढ़ा है कि कोई भी तत्व होता है, ये तो कार्बन तत्व है, कोई भी तत्व है तो उसको एक्स से संकेत करते हैं। यहाँ पे ए होता है, सॉरी यहाँ पे जेड होता है और यहाँ पे ए होता है, तो ये हो गया परमाणु संख्या, ये हो गया परमाणु भार संख्या, ठीक है ना। और ये तत्व होता है, एक्स जो है वो तत्व है, तो ये ध्यान रखना है। तत्व मतलब कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, सोडियम हो गया, जितने भी तत्व है, यूरेनियम हो गया, वो सारे तत्व में एक परमाणु भार संख्या, ये परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या जो होती है वो हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के होती है, ठीक है ना। तो परमाणु संख्या जो हो गया, ये यहाँ जो हमने लिखा है परमाणु संख्या जेड जो होता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, मतलब प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या को जेड बोला जाता है, परमाणु संख्या बोला जाता है, मतलब एनपी जो है वो परमाणु संख्या के बराबर होती है। और हमने अभी क्या बोला कि जो जेड ए होता है, जेड तो हो गया प्रोटॉन की संख्या, जेड से निकल जाएगा। और ए क्या होता है, तो ए हमने यहाँ पे बताया आपको कि ए का मान क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, हमने ये बताया आपको। है ना, हमने क्या बताया कि ये ए जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। इसका मतलब यहाँ से अगर आपको एनपी की बात पता है कि एनपी जो होता है, ए के बारे में हमने कहा कि उसको न्यूक्लियन की संख्या बोलते हैं, और ए के अंदर दोनों का संख्या जुड़ा रहता है, तो इसका तो मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही जेड बोलते हैं, तो ये बच गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है आपका, ये न्यूट्रॉन को मैं कैपिटल एन से लिख देता हूँ, तो ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो निकालेंगे यहाँ से, तो ए तो इधर रह गया, जेड को ले जाइए, तो ए माइनस जेड जो हो गया वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है ना। मतलब ये जो एग्जाम्पल में अगर कार्बन ये वाला लिए थे, है ना, इससे अगर निकालेंगे तो ये क्या वैल्यू हो जाएगा कार्बन का, तो कार्बन का जो 6 है, इसी को एग्जाम्पल के रूप में लिख लेते हैं, तो 6 जो है वो क्या है, जेड है, ये तो जेड होता है 6, हमने कहा था ये जेड होता है, तो ये एटॉमिक नंबर हो गया जिसको आप परमाणु संख्या बोलते हैं। ये 12 क्या हो गया, तो परमाणु भार संख्या, तो ये 12 हो गया, है ना। ये जेड को क्या कहते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं, तो प्रोटॉन की संख्या हो गई, है ना। और ए को क्या बोलते हैं, तो अभी आपने कहा कि ए माइनस जेड अगर कर दें, है ना, ए माइनस जेड कर देंगे तो न्यूट्रॉन, मतलब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाती है, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, ए माइनस जेड, तो ए माइनस जेड कैसे निकलेगा, 12 में से 6 माइनस कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा, है ना। तो ये आपको क्वेश्चन में एक आध आ सकता है कि इसमें कितना प्रोटॉन कितना न्यूट्रॉन है, तो निकाल सकते हैं। और अगर परमाणु उदासीन है, परमाणु के ऊपर कोई धन आवेश नहीं, कोई ऋण आवेश नहीं है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि यदि परमाणु उदासीन है, ठीक है ना, मतलब परमाणु के ऊपर कोई धन आवेश या ऋण आवेश नहीं है, तब यदि, यहां लिख लेना है, यदि परमाणु उदासीन है, परमाणु के ऊपर, परमाणु पर कोई आवेश नहीं है, परमाणु पर कोई आवेश नहीं है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना, परमाणु जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे जब परमाणु, एक और एग्जांपल से आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में अभी हमने ले लिया एक दूसरा, सोडियम लिया 1123 लिखा रहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो 11 है ये क्या हो गया, इसके ऊपर कोई प्लस आवेश नहीं है,
कोई आवेश नहीं होने का मतलब इसके ऊपर कोई धन आवेश ऐसे प्लस नहीं लिखा हुआ है या कोई माइनस नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये धन आवेश ऋण आवेश नहीं है। एग्जाम्पल में मान लीजिए एक ये ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं आपका क्या कहते हैं Mg2+ ले लेते हैं, ठीक है ना। मैग्नीशियम का 1224 होता है। और एक और ले लेते हैं क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन माइनस ले लेते हैं 1735 लिख देते हैं यहाँ पे। अब इसका एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए इसमें प्रोटॉन की संख्या निकालिए, है ना, न्यूट्रॉन की संख्या निकालिए और क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालिए, ऐसे पूछते। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, स्मॉल में लिखता हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दीजिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल दीजिए, आपको निकालना है। तो क्या मैंने कहा था कि ये वाला एटॉमिक नंबर होता है जिसको जेड बोलते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो जेड के बराबर होता है, तो ये होगा, है ना। फिर मैंने क्या कहा था कि ये वाला जो नंबर होता है इसको ए बोलते हैं, मास नंबर जिसको परमाणु द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, इसको जेड कहते हैं। तो अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ए माइनस जेड से। तो ए माइनस जेड क्या हो गया, ए हो गया 23, यहाँ से निकालेंगे तो हो गया ए का मान 23 माइनस 11, तो ये हो गया 12, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है कब, जब ये आवेशित नहीं होता है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं दिख रहा है, प्लस नहीं है माइनस नहीं है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा, मतलब Np के बराबर हो जाएगा, तो ये भी 11 होगा, ठीक है ना। क्या है यहाँ पे आवेश नहीं है, तो आवेश शून्य है ना, तो इस वजह से ये जो है उसके बराबर हो गया। यहाँ देखेंगे तो ये वाला तो आपको पता ही है कि जेड हो जाएगा, है ना, और ये वाला ए हो जाएगा, तो ये तो ए है ना, और ये वाला जेड है। तो जेड का जो नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, तो ये तो आपको 12 लिख देंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आप निकालेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है ए माइनस जेड, तो ए माइनस जेड लिखेंगे, ये हो गया 24 माइनस 12, तो ये तो 12 हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर कब, जब ये आवेशित नहीं है लेकिन यहाँ धन आवेशित है। धन आवेशित रहता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होता है उसमें उतना धन आवेश माइनस कर देते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का संख्या यहाँ पे प्रोटॉन का संख्या 12 है, उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो 12 माइनस 2 मतलब 10 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है और ये धन आवेशित है तो जितना आवेश है उतना माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। यहाँ पे ये वाला फिर से ये जेड है ना, ये तो जेड है आपका, ये वाला ए है, परमाणु भार संख्या है, ये परमाणु द्रव्यमान संख्या है। तो जेड का मान क्या होता है, तो प्रोटॉन के संख्या के बराबर, तो ये 17 हो जाएगा, है ना। प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है जेड का मान। फिर आपका न्यूट्रॉन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो परमाणु भार संख्या में जेड को माइनस कर देते हैं, तो 35 में 17 माइनस कर दीजिएगा तो ये 18 हो जाएगा। और तीसरा जो है हमारा निकालना, वो क्या निकालना है, तो हमारा जो वैल्यू है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में यहाँ कैसा है, तो ये ऋण आवेशित है, यह धन आवेशित था। तो धन आवेशित में क्या करते हैं, जितना आवेश होता है उसको माइनस कर देते हैं, और ऋण आवेशित में जितना आवेश होता है उसको प्लस कर देते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना है ना, उसमें उतना ऐड कर देते हैं। तो माइनस का मतलब -1 है, -2 रहता है तो 2 ऐड करते हैं, -1 है तो 1 ऐड कर देंगे। तो इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ये सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है इसमें 17 है, तो 17 में 1 जोड़ दीजिएगा तो आपको 18 आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है आपकी इसमें 18 हो जाएगी। कारण ऋण आवेशित होता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, धन आवेशित होता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है। तो ये परमाणु के अंदर जो क्या कहते हैं नाभिक होता है, नाभिक के अंदर ये सारी चीजें होती है, स्थित होती है। परमाणु का पूरा ये परमाणु है तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होगा, और नाभिक है तो नाभिक के अंदर 2 ही चीज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन के अंदर जो उसका द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, इसमें एक चीज और है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये तो हमने लिखाया। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है उसमें प्रोटॉन का द्रव्यमान है Mg जिसको बोलते हैं, ये 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है ना। और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है
है ना, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन 1.673 गुना 10⁻⁻27 होता है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.675 गुना 10⁻⁻27 kg होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये हो गया न्यूक्लियस के अंदर, और बाहर में जो इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ये जो इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है 9.11 गुना 10⁻⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये है ना। फिर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो वो भी ध्यान रखना है, इससे एक एक नंबर का क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, है ना, जे थॉमसन साहब ने की थी। तो ये जे थॉमसन, ध्यान रखिएगा कि जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। फिर आपका जो न्यूट्रॉन की खोज की थी उसने किया, उसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक ने की थी। और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है ना, गोल्डस्टीन ने की थी। तो ध्यान रखना है कि ये वाला भी बात जो है आपको इसके बेसिस पे ध्यान रखना चाहिए। और यही इसके अंदर जो है फिर हम लोग पढ़ेंगे कि जो नाभिक है उसको, उसका वर्गीकरण किया गया है, समस्थानिक है, समभारिक है, ठीक है ना, सम न्यूट्रॉनिक है। तो ये आइसोटोप्स, आइसोबार्स, टोन्स बोले जाते हैं। तो उसको हम नाभिक के वर्गीकरण में पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम लोग नाभिक का वर्गीकरण करेंगे। तो ये जो ध्यान रखिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि किसी नाभिक के अंदर इतना प्रोटॉन है, इतना न्यूट्रॉन है, तो उसका परमाणु भार संख्या बताइए। तो दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि परमाणु भार संख्या हमने बताया A+Z होता है। तो यही ध्यान रखना है आपको, परमाणु भार संख्या जब निकालना है प्रोटॉन, ये जो है वो ये जो परमाणु भार संख्या A, वो कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। तो ये प्रोटॉन की संख्या है और आपको न्यूट्रॉन की संख्या दे देगा, तो आप निकाल सकते हैं। या किसी परमाणु का परमाणु संख्या देगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और न्यूट्रॉन दे ही रखा है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो परमाणु भार संख्या आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से पूछ सकता है, ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को हम किसी तरीके से भी पूछा जा सकता है ना। तो इसके बाद हम लोग नाभिकों का वर्गीकरण में जो 3 तरह का वर्गीकरण होता है उसके बारे में बात करेंगे अभी, है ना। तो इसके बाद नाभिक का वर्गीकरण करेंगे। तो नाभिक का वर्गीकरण है ना, नाभिक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं। तो नाभिक को कितने भागों में बांटा गया है ना। तो नाभिक के वर्गीकरण में 3 आते हैं। एक तो होता है समस्थानिक, जिसको आप आइसोटोप्स बोलते हैं, है ना। हिंदी में भी आइसोटोप लिखा जाता है, तो आइसोटोप इस तरीके से भी लिख देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये समस्थानिक को आइसोटोप बोलते हैं, है ना। दूसरा जो है समभारिक, आपको समभारिक या समस्थानिक नहीं लिख करके हिंदी में आइसोटोप लिख देगा ये वाला। उसी तरीके से समभारिक जो है उसको आइसोबार, है ना, तो आइसोबार बोलते हैं इसको, समभारिक इसको बोलते हैं आइसोबार। और तीसरा जो है क्या कहते हैं, न्यूट्रॉनिक होता है, आइसोटोन्स बोलते हैं इसको। तो सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं इसको, या आइसोटोन कहते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स बोला जाता है, ठीक है ना। ये है आइसोटोन। तो अगर आपसे पूछ दे कि भाई नाभिक का वर्गीकरण, नाभिक कितने भागों में बांटा गया है, नाभिक का वर्गीकरण लिखिए, नाभिक का वर्गीकरण बताइए केवल। तो 1 नंबर में समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक होता है, सम न्यूट्रॉनिक। तो ये आइसोटोन्स होता है। अब समस्थानिक और समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक जो है एक एक करके हम लोग करते हैं। तो समस्थानिक क्या होता है ना। समस्थानिक जो है, अगर उसकी बात करेंगे, समस्थानिक क्या है, तो जो एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं, जिनमें कि परमाणु भार, परमाणु संख्या Z जो है वो सेम होता है, दो जो
एक ही तत्व का परमाणु है। एक ही तत्व में जैसे कार्बन है, एग्जाम्पल से समझिए कार्बन है, तो कार्बन का मैंने कहा था समस्थानिक होता है C12 C13 है ना, और C14 ये। तो इसका जो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, परमाणु संख्या सब में जेड से हमने संकेत किया था, तो सब में परमाणु संख्या जेड है, लेकिन परमाणु भार संख्या ए जो है सबका भिन्न है। तो जब किसी एक ही तत्व, मतलब कार्बन एक ही तत्व है, एक तत्व के जो विभिन्न परमाणु हैं, है ना, एक ही तत्व के परमाणु जो हैं उनकी भार संख्या अलग अलग होती है, लेकिन परमाणु संख्या समान होती है। ये भार संख्या मास नंबर या परमाणु द्रव्यमान संख्या इसको भी बोल सकते हैं। तो परमाणु भार संख्या ए अलग अलग होती है, लेकिन उनका परमाणु संख्या जेड समान होता है। मतलब ये परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होता है उसके अंदर। और जो परमाणु भार है वो किसकी वजह से, तो इसके अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो जाती है ना। यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा तो आप क्या निकालिएगा, नंबर ऑफ जेड जब निकालिएगा तो परमाणु संख्या सबके अंदर तो 6 है, तो और ये परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, तो इसी को तो आप कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। और भार संख्या है आपका यहाँ पे ए का मान क्या दिया हुआ है, तो इसका ए वाला का मान 12 है, इसका ए का मान 13 है, इसका ए का मान 14 है, जिसको आप परमाणु संख्या बोलते हैं। परमाणु संख्या क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये जो बता रहे थे इसमें क्या है कि आपका जो ये भार परमाणु भार संख्या 12 है, इसका ये 13 है, ये 14 है, जिसको हम न्यूक्लियॉन की संख्या बोलते हैं। उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या को जोड़ देते हैं, है ना। तो क्या दिख रहा है कि ऐसा कार्बन का ही तत्व कार्बन तत्व है और उसके 3 जो है परमाणु, है ना। तो कार्बन तत्व के ही 3 परमाणु दिख रहे हैं, एक का भार संख्या 12 दिख रहा है, एक का भार संख्या 13 दिख रहा है, एक का भार संख्या 14 दिख रहा है, और सबका जो परमाणु संख्या है जो जेड है वो सबका बराबर है, ठीक है ना। तो ऐसे परमाणु जो होते हैं, ऐसे जो परमाणु होते हैं उनमें कह सकते हैं आपकी जिनका की परमाणु संख्या बराबर होता है, उनका जो क्या कहते हैं रासायनिक गुण होता है वो भी बराबर होता है। तो कहने का मतलब समान होता है। तो जिसके अंदर प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या, उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, और इलेक्ट्रॉन के आधार पे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है, और इसी कारण से उनका जो रासायनिक गुण होता है समान होता है। तो इसी को समस्थानिक कहते हैं। मतलब ऐसे तत्व, एक ही तत्व जो होते हैं ना, तो एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं, ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु भार संख्या, ये परमाणु भार संख्या भिन्न भिन्न होती है, लेकिन परमाणु संख्या जेड समान होती है, और उसके कारण उनका रासायनिक गुण भी समान होता है, उनको समस्थानिक कहा जाता है, आइसोटोप्स कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा आइसोटोप्स का एग्जाम्पल लिखिए, आइसोटोप्स किसको कहते हैं या समस्थानिक किसको कहते हैं, तो उसको हम लिखेंगे। तो नाभिक का वर्गीकरण में जो पहला वर्गीकरण है समस्थानिक, उसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। तो परिभाषा इसको लिखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो ये देखिए मैंने समस्थानिक की परिभाषा लिख दी यहाँ पे। क्या है समस्थानिक की परिभाषा, किसी एक ही तत्व, तो समस्थानिक की परिभाषा क्या है, किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या, बताए थे अभी कि प्रोटॉन की संख्या जेड के बराबर होती है, तो प्रोटॉनों की संख्या मतलब परमाणु संख्या समान होती है, तथा न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। जब प्रोटॉन की संख्या में न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ेंगे तो परमाणु भार आएगा। मैंने कहा था परमाणु भार अलग अलग होता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या के कारण ही परमाणु भार अलग अलग होता है। इसलिए प्रोटॉन की संख्या उसमें समान होती है, जो परमाणु संख्या समान होती है, और परमाणु भार अलग होता है। परमाणु भार तभी निकलता है जब आप प्रोटॉन की संख्या को माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलती है। तो परमाणु भार में अगर प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। तो न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होने का कारण है जो परमाणु भार संख्या है वो अलग अलग होती है। इसलिए दूसरे शब्दों में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आपका C कार्बन वाला, ये जो है परमाणु संख्या 6 है सबका, लेकिन परमाणु भार संख्या सबका अलग है। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या होती है, तो परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या अगर है तो ये तो बराबर हो गया,
लेकिन इसमें अगर माइनस कीजिएगा परमाणु भार संख्या ए में, तो प्रोटॉन का नंबर माइनस करने से न्यूट्रॉन का नंबर आता है, तो न्यूट्रॉन का नंबर यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 8। इसका मतलब है अलग अलग होता है न्यूट्रॉन की संख्या, तो इसलिए न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। दूसरे शब्दों में एक तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या समान होती है तो परमाणु संख्या समान होगी, परमाणु भार संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहे जाते हैं। और परमाणु संख्या समान होने से प्रोटॉन की संख्या समान होती है, और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है उदासीन परमाणु में, तो इसलिए उनका जो रासायनिक गुण है वो भी समान होता है। और यहीं पे मैंने लिखा है उदाहरण में, जैसे हाइड्रोजन वाला जो उदाहरण है, इसमें 1H1 जो होता है जिसका परमाणु संख्या भी 1 है, परमाणु भार संख्या भी 1, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं। जिसका परमाणु संख्या 1 है, परमाणु भार संख्या 2 है, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको, है ना। और जिसकी परमाणु संख्या 1 है और भार संख्या 3 है, उसको ट्राइटियम बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है। हाइड्रोजन में तो आपको पता है कि यहाँ से H2O जब बनाते हैं तो इसको पानी बोलते हैं, है ना। इसको जो है जल बोलते हैं या पानी, और इससे जो बनाते हैं ड्यूटेरियम को D2O से बनाते हैं तो इसको भारी जल बोलते हैं, हेवी वाटर। और इसी का प्रयोग जो है हम नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं, भारी जल का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में बाद में बताएंगे। तो ये भारी जल का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है, जो क्या कर सकते हैं, उसमें पानी के जगह पे वाटर का प्रयोग या भारी जल का प्रयोग, ये सब होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, नाभिकीय जो रिएक्टर होता है उसके अंदर। तो ये है समस्थानिक में, इसका जो समस्थानिक की परिभाषा है उसके अनुसार ये उसकी परिभाषा है, ठीक है ना। और समस्थानिक के कुछ गुण भी होते हैं जिसके बारे में हम लोग करेंगे। तो बहुत और भी इसका एग्जाम्पल है, जैसे ऑक्सीजन का 16, 17, 18 भी होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो ऑक्सीजन का 16 वाला भी होता है, ऑक्सीजन का 17 वाला भी होता है, और ऑक्सीजन का 18 वाला भी होता है। तो ये सब थोड़ा सा हमको समझ में आता है वहाँ से। तो ये जो समस्थानिक है आपके, वो ये हो गए। उसी तरीके से यूरेनियम का होता है, यूरेनियम के बारे में पढ़ते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है। तो 92 to 35 होता है, एक का जो होता है 92 to 38 होता है। तो थोड़ा कुछ एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि 238 होता है इसका। तो ये समस्थानिक हो गए। इसके बाद समस्थानिक के बाद हम लोग समभारिक करेंगे। तो समभारिक में नाम ही पता है, समभारिक का मतलब भार समान होता है, मतलब ऐसे नाभिक जिनके परमाणु भार संख्या समान होती है, ठीक है ना। परमाणु भार संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है, उसको हम समभारिक कहते हैं। तो नाम से ही पता चलता है कि समभारिक का मतलब है जिनका परमाणु भार संख्या बराबर होता है, ठीक है ना। तो ऐसे नाभिक जिनके परमाणु भार संख्या समान होती है उनको समभारिक कहा जाता है, ठीक है ना। तो नाभिक में क्या हो गया, जो कहने का मतलब समभारिक होती है उसमें परमाणु भार संख्या अगर बराबर होगी तो न्यूक्लियॉन की संख्या बराबर हो जाएगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसी को परमाणु भार संख्या बोलते हैं। तो ऐसे नाभिक जिसमें प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, मतलब परमाणु भार संख्या बराबर होती है, ए का मान बराबर होता है Np प्लस n, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है Nn का मान बराबर होता है, न्यूक्लियनों की संख्या मतलब बराबर होती है, उसको समभारिक कहते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि उसमें प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है, और परमाणु भार संख्या अगर बराबर होगी या प्रोटॉन की संख्या अगर अलग होगी तो न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग अलग हो जाएगी। तो समभारिक में जो भी समभारिक होते हैं, जैसे हाइड्रोजन की बात करेंगे और हीलियम में, तो एक हाइड्रोजन है उसका ट्रिटियम जो आप बोले थे, और हीलियम उसका भी एक नाभिक इस तरीके से मिलता है, मतलब हीलियम 4 हीलियम 3 भी मिलता है ना। समस्थानिक भी हीलियम के होते हैं, मतलब 2 3 होता है और 2 4 होता है। तो ये हीलियम के समस्थानिक है। लेकिन ये दोनों क्या दिख रहा है कि इसमें परमाणु भार संख्या बराबर है, इसका भी A3 है, इसका भी A3 है, लेकिन इसका Z जो है 1 है, इसका Z 2 है। तो परमाणु संख्या अलग होने के कारण नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A-Z होता है। तो A-Z इसमें निकालिएगा तो 3 - 1 हो जाएगा 2, और यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिएगा तो हो जाएगा 3 - 2, ये तो 2 है, तो 3 - 2 1 हो जाएगा। तो देख रहे हैं न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, प्रोटॉन की संख्या भी अलग अलग होती है, इसी को तो प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या भी अलग होती है, न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग होती है समभारिक में।
परमाणु भार संख्या बराबर होता है, जिसको ए कहते हैं, और ए को ही कहते हैं, ए को क्या बोलते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसको आपने कहा था न्यूक्लियन की संख्या होती है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन की संख्या बोलते हैं। इसका मतलब है कि जिसमें न्यूक्लियनों की संख्या बराबर है लेकिन प्रोटॉन की संख्या भिन्न है और न्यूट्रॉन की संख्या भी भिन्न है, प्रोटॉन की संख्या भी भिन्न होती है, न्यूट्रॉन की संख्या भी भिन्न होती है, उसको संभारिक कहते हैं। तो ऐसे नाभिक जिसमें न्यूक्लियनों की संख्या कुल संख्या समान होती है लेकिन प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसको संभारिक कहते हैं। तो इसके बाद हम संभारिक का परिभाषा लिखेंगे। तो संभारिक का परिभाषा क्या हो जाएगा, वैसे नाभिक जिनमें न्यूक्लियनों की कुल संख्या, जिनमें न्यूक्लियनों की कुल संख्या, न्यूक्लियन की कुल संख्या जो होगी वो किसके बराबर, तो ए जिसको बोलते हैं एनपी प्लस एन, इसको कहते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, है ना, की कुल संख्या समान होती है, परंतु प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या एनपी तथा न्यूट्रॉनों की संख्या एन अलग होती है, अलग अलग होती है, संभारिक कहे जाते हैं, संभारिक कहलाते हैं, ठीक है ना। उदाहरण में एक उदाहरण आपका तो यही हो गया, है ना। तो उदाहरण हो गया एक संभारिक का उदाहरण। एक उसी तरीके से नाइट्रोजन और कार्बन, नाइट्रोजन का तो आपने पढ़ा है कि 14 होता है, और कार्बन वाला भी एक देखा ही था, ये वाला 14 था। तो नाइट्रोजन जो है वो 714 होता है, और तथा कार्बन वाला 614 जो होता है, ये भी दोनों संभारिक है ना। तो ये संभारिक हो गए। तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम्पल आपसे पूछ देता है, ठीक है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन अगर देखिएगा तो ऑक्सीजन में भी एक 17 वाला बताए थे आपको, और फ्लोरीन जो होता है उसका भी एक 17 मिलता है, फ्लोरीन का 19 भी होता है। तो ऑक्सीजन का 17 और फ्लोरीन का 17, ये भी आपके पास संभारिक है। तो ये भी एक संभारिक है उदाहरण में। तो ये संभारिक कहे जाते हैं। संभारिक में प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है, इसलिए इनके रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, प्रोटॉनों की संख्या अलग होने के कारण इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अलग होती है। प्रोटॉनों की संख्या अलग होने के कारण इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अलग होती है ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अलग होती है। तो प्रोटॉन की संख्या अलग होने के कारण, प्रोटॉनों की संख्या अलग होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अलग अलग होती है, और इसके कारण इनके रासायनिक गुण असमान होते हैं। तो आइसोटोप का रासायनिक गुण समान होता है, लेकिन आइसोबार, संभारिक को आइसोबार भी कहते हैं। तो हिंदी इसका इंग्लिश होता है आइसोबार, ठीक है ना, आइसोबार। तो आइसोबार जो होता है उसको आइसोबेरिक बोलते हैं या आइसोबार भी बोल सकते हैं। तो आइसोबार जो होता है वो संभारिक कहा जाता है। इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों अलग अलग होती है, केवल इसका परमाणु भार संख्या ए जिसको आप बोलते हैं वो समान होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जो परमाणु भार संख्या है उसी को न्यूक्लियन की संख्या बोलते हैं, या परमाणु भार संख्या को न्यूक्लियन की संख्या बोलते हैं। कुल न्यूक्लियनों की संख्या हमेशा परमाणु भार संख्या के बराबर होती है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या चूंकि अलग अलग होती है, यहाँ प्रोटॉन की संख्या जो परमाणु संख्या भी होती है जेड, वो अलग अलग है, इसलिए न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग अलग आती है। और प्रोटॉन की संख्या ही उदासीन अवस्था में जो परमाणु होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होने के कारण
उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग होता है और इस वजह से उनका जो रासायनिक गुण होता है वो अलग अलग होता है। तो समभारिक के अंदर रासायनिक गुण अलग होते हैं। अब एक बच गया हमारा सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है ना, तो जिसके अंदर आइसो न्यूट्रॉनिक जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं या आइसोटोन्स भी बोलते हैं। तो ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, ये ध्यान रखना है कि इस बार नाम ही है सम न्यूट्रॉनिक, इसका मतलब है कि उसको आइसोटोन ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो नाम यहाँ है सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको आइसोटोन्स, है ना, या हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको आइसोटोन, ठीक है, तो आइसोटोन बोलते हैं। मतलब क्या हो गया, वैसे नाभिक, ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। नाम से ही पता चल रहा है, सम मतलब बराबर, न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रॉन, सम का मतलब क्या होता है, बराबर। तो सम का मतलब बराबर हो गया, न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रॉन। तो ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है आइसो न्यूट्रॉनिक कहे जाते हैं, आइसो न्यूट्रॉनिक कहे जाते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि आइसोप्रोटोनिक किसको कहे जाते हैं, आइसोप्रोटोनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक तो हो गया, मतलब आइसोप्रोटोनिक अगर पूछा जाए तो आइसोप्रोटोनिक मतलब जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान है। प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या Z के बराबर होती है। परमाणु संख्या जब Z बराबर होता है तो उसको आइसोटोप कहते हैं। तो आपसे आइसोटोप के बारे में नहीं पूछ करके हो सकता है बोलते आइसोप्रोटोनिक किसको कहते हैं, तो आइसोप्रोटोनिक समस्थानिक ही है ना। तो ध्यान रखना है कि आइसोप्रोटोनिक अगर बोला जाए तो समस्थानिक है, जो पहला वाला हमने पढ़ा, जिसमें परमाणु संख्या या Z बराबर होता है, Z का मान नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, इसलिए प्रोटॉन की संख्या वहां बराबर होती है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या जहां बराबर होती है उसको आइसो न्यूट्रॉनिक कहते हैं, ठीक है ना। और आइसो न्यूट्रॉनिक में क्या दिख रहा है आपको, तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूट्रॉन की संख्या आपको बताना पड़ेगा, और न्यूट्रॉन की संख्या अगर आप निकालेंगे तो वहां से आपका दोनों का मान बराबर आना चाहिए। तो जैसे एग्जाम्पल में लिखिएगा, अगर मान लीजिए जैसे एक एग्जाम्पल उदाहरण होता है, लिथियम जो है वो 37 और हीलियम जो है वो हीलियम लिथियम बेरिलियम 48। तो लिथियम और बेरिलियम जो है, इसका अगर आप एग्जाम्पल लिखते हैं कि लिथियम के साथ बेरिलियम का, और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, लेकिन पहले इसका हाइड्रोजन के साथ हीलियम का भी ले सकते हैं। हाइड्रोजन में जैसे ड्यूटेरियम होता है ना, हाइड्रोजन का जो ड्यूटेरियम होता है, नहीं ट्रीटियम जो होता है, और हीलियम का जो 4 होता है। हाइड्रोजन का जैसे मान लीजिए ड्यूटेरियम नहीं ट्रीटियम होता है, और जो हीलियम का है वो 2 4 है। तो देख रहे हैं, इसमें माइनस करिएगा, ऐसे हीलियम का 3 वाला भी लीजिएगा तो ड्यूटेरियम के साथ भी हो जाएगा। तो आपको पता है कि इसमें परमाणु भार संख्या, अब इसमें कह रहा है कि परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो ये जो परमाणु संख्या है इसमें Z जो है 3 है, इसका Z 4 है, और Z को आप बोलते हैं क्या, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या ये हो गई। A जो है इसका 7 है, इसका जो A है वो 8 है ना। दोनों को अलग अलग मैं लिख रहा हूं इसमें, ठीक है ना। और अब जो है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब निकालेंगे तो A माइनस Z होता है। तो ये हो गया कितना, 7 माइनस 3 दैट इज 4। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे तो A माइनस जेड, A माइनस जेड का मतलब 8 माइनस 4 तो 4 है। तो दिख रहा है आपको न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में इक्वल आ रही है, 4 के इक्वल। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया, सम न्यूट्रॉनिक हो गया। यहाँ देख लीजिए Z का मान 1 है, यहाँ पे Z का मान 2 है ना। फिर यहाँ पे A का मान 3 है, यहाँ पे A का मान 4 है। A न्यूक्लियनों की संख्या बोलते हैं, और नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो
ए माइनस जेड होता है, इसी को प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं। तो ये हो गया क्या, ए का मान कितना 3 माइनस 1 2 हो गया। यहाँ पे निकालिएगा न्यूट्रॉन की संख्या तो कितना 4 माइनस 2 2 हो गया। तो दिख रहा है न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो ये भी हो गया आपका सम न्यूट्रॉनिक। तो ये तीन तरह के आपको नाभिक मिलते हैं, एक को समस्थानिक बोलते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं आइसोबारिक मतलब समभारिक बोलते हैं, तीसरे तीसरे को सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। तो तीन वर्गीकरण जो है हमने आपका किया। इसके बाद हम लोग नाभिक का साइज करेंगे, ठीक है ना, कि नाभिक का जो साइज ऐसे तो हमने आपको बताया था कि 10 पे पावर माइनस 15 मीटर का क्रम का होता है, लेकिन उसका आयतन वगैरह वो सब थोड़ा घनत्व वो आता है उससे क्वेश्चन, तो वो थोड़ा सा नाभिक की संरचना करेंगे। तो इसके बाद हम लोग नाभिक का आकार एवं घनत्व करेंगे, ठीक है ना। तो नाभिक का वैसे तो हमने बताया कि नाभिक का जो त्रिज्या होती है वो 10 पे पावर, ये जो त्रिज्या है मैंने उसके बारे में बोला था कि नाभिक की त्रिज्या 10 पे पावर माइनस 15 मीटर के क्रम का होता है, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन इसका जो आकार है घनत्व है, तो आकार तो आपको पता है कि किसी भी नाभिक का जो आकार है उसका जनरली हम लोग मान लेते हैं कि गोलीय आकार का है। तो इसका जो घनत्व है या आयतन है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका घनत्व मतलब द्रव्यमान जो होगा, और द्रव्यमान बटा आयतन घनत्व होता है ना। द्रव्यमान बराबर आयतन गुना घनत्व होता है। तो आपका घनत्व अगर निकालिएगा तो द्रव्यमान बटा आयतन हो जाएगा, तो वो हम निकालेंगे। लेकिन नाभिक का जो आकार है, विभिन्न प्रयोगों से ये पता चला कि जो नाभिक होता है वो नाभिक का जो आयतन होता है उसके परमाणु द्रव्यमान संख्या, जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है उसके अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब जो कोई भी क्या कर सकते हैं कि कोई भी नाभिक है उसका अगर आयतन लेना, ये हमने नाभिक लिया, तो नाभिक का केंद्र है यहाँ से त्रिज्या ये आर हो गई मान लेते हैं। तो जो प्रयोगों से क्या पता चला, विभिन्न प्रयोगों से पता चला कि नाभिक का जो आयतन होता है, नाभिक का आयतन उसके परमाणु संख्या के समानुपाती कहिए या अनुक्रमानुपाती कहिए, अनुक्रमानुपाती होता है। विभिन्न प्रयोगों से जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो विभिन्न प्रयोगों से कर सकते हैं। नाभिक का आयतन उसके परमाणु संख्या, परमाणु भार संख्या, परमाणु संख्या तो जेड हो जाएगी, परमाणु भार संख्या ए के समानुपाती होता है। तो परमाणु भार संख्या ए के अनुक्रमानुपाती होता है, परमाणु भार संख्या, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया, आयतन अगर इसका आयतन अगर भी ले लें, है ना, और परमाणु संख्या, परमाणु भार संख्या ए होता है, परमाणु जेड संख्या, परमाणु संख्या जेड होता है, तो परमाणु भार संख्या के अगर अनुपाती होगी तो क्या होगा, देयरफॉर जो नाभिक का आयतन क्या हो गया भाई, तो परमाणु संख्या ए के समानुपाती, आयतन क्या हो जाएगा भी जो है उसके समानुपाती हो गया। आयतन को हम क्या लिख सकते हैं 4/3 पाई आर, त्रिज्या हमने मान लिया तो आर क्यूब, है ना ये। तो 4/3 पाई आर क्यूब हमारा किसी भी स्फेरिकल जो होता है उस तरह का उसका त्रिज्या होता है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि ये जो है आर क्यूब जो है ये तो कांस्टेंट है, तो इधर चला जाएगा तो आर क्यूब ही समानुपाती हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट ये जो समानुपाती है उसमें कांस्टेंट अंदर हम उसको लिख सकते हैं, समानुपाती में ही वो चला जाता है। तो 4/3 जैसे आप लोग को याद होगा कि जब आप कुछ लिखा रहता है, जैसे क्या कहते हैं कोई भी समानुपाती नियतांक होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, तो यहाँ पे इसको जब हटाते हैं तो कहने का मतलब है कि ए के इक्वल होता है, फोर्स जितना ज्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा। तो ये कांस्टेंट के फॉर्म में आता है, या फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए जब आपने लिखा था तो वहां पे क्या आया था, यहाँ के एम ए लिखा था। तो जब इसको इक्वल साइन में बदल देते हैं कांस्टेंट लगाते हैं, उसी तरीके से इक्वल और कांस्टेंट को एक साथ कर देते हैं तो प्रोपोर्शनल हो जाता है, मतलब
कांस्टेंट को आप प्रोपोर्शनल में डाल सकते हैं, ठीक है ना, उसके लिए। तो यहाँ पे आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए हो गया, और यहाँ से आर का मान लिखिएगा तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के ऊपर ये क्यूब है इधर जा करके, तो उसका क्या कहते हैं घन मूल हो जाएगा। तो ये यहाँ से पावर 3 था, इधर जाएगा तो 1/3 पावर हो जाएगा। और जब इसको प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल साइन में लाते हैं तो इसके जगह पे एक कांस्टेंट आर नॉट डाला जाता है ना इसको। और ये वाला रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, जहां जो है आर नॉट की वैल्यू जो मैंने कहा ये समानुपाती नियतांक है, और ये आर नॉट की वैल्यू 1/2 फर्मी के बराबर होता है, ठीक है ना। और 1.2 1/2 नहीं 1.2 फर्मी के बराबर होता है। और फर्मी का मान तो आपको पता है 1.2 फर्मी बोलते हैं, फर्मी इसको कहते हैं, एफएम को फर्मी बोलते हैं। और फर्मी का मान पता है आपको कि -15 मीटर के बराबर होता है। तो ये आर नॉट जो है एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक जिसको आपने समानुपात जो था, ये समानुपात को हटाने के लिए इक्वल साइन डाला था, तो ये समानुपाती नियतांक है जिसका मान 1.2 फर्मी या 1.2 गुना 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। और यहाँ से ये जो r का मान आया तो उसमें आपको दिख रहा है कि r = r नॉट। तो यहाँ से आप किसी का भी अगर हमको आयतन निकालना है तो इसके क्योंकि कोई भी परमाणु दिया रहेगा तो उसका परमाणु भार संख्या, या नाभिक दिया रहेगा तो उसका परमाणु भार संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से निकल जाएगा, वहां पे मान रख देंगे तो त्रिज्या हमको निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर किसी का भी इस तरीके से निकालना है तो आप इसको वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला में आपको सीधा पूछ देता है कि जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो उसका संबंध क्या होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, फर्मी का मान पूछ देता है कि एक फर्मी किसके बराबर होता है, तो एक फर्मी तो आपको पता है, लेकिन आर नॉट का मान किसके बराबर होता है, तो आर नॉट का मान 1.2 फर्मी के बराबर होता है। तो 1.2 फर्मी का मतलब तो हो गया 1.2 गुना 10⁻⁻15 मीटर। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। अब मान लीजिए कह देगा कि हीलियम नाभिक का जो है क्या कहते हैं आयतन पता करिए या घनत्व पता करिए। तो हीलियम नाभिक का अगर घनत्व बोलेगा, जैसे हमने यहाँ लिखा है आकार, तो ये आकार में हमने ये बताया उसकी त्रिज्या। और घनत्व पूछ देता है तो घनत्व तो द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान देना पड़ेगा, है ना। तो द्रव्यमान की का मतलब है कि कहीं पे अगर आपको वैल्यू दे दिए, जैसे हीलियम नाभिक का द्रव्यमान जो होता है संख्या, द्रव्यमान संख्या 4 होता है, अगर उसका बोल दिया जाए कि आपसे उसकी त्रिज्या निकालिए, हीलियम नाभिक की त्रिज्या निकालिए, है ना। जैसे मान लीजिए उदाहरण में दे दे हीलियम जो होता है आपका वो क्या होता है He2 4 होता है। इसकी नाभिक का त्रिज्या, परमाणु का नहीं, परमाणु में तो इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा, नाभिक की त्रिज्या अगर निकालना है त्रिज्या, तो इस फॉर्मूले से निकलेगा R = R नॉट A पे 1/3 पावर। अब यहाँ से R की वैल्यू हो गई, R नॉट का वैल्यू तो ये कभी बदलेगा नहीं, 1.2 गुना 10⁻⁻15 मीटर, है ना। अब गुना A का मान कितना है, तो ये A यहाँ तो दिख रहा है, हीलियम के लिए A का मान 4 है, तो 4 पे 1/3 हो जाएगा। तो चूंकि लिख सकते हैं A = 4 हीलियम के लिए यहाँ पे, तो ये मान सीधा रख देंगे तो ये वाला वैल्यू निकल जाएगा। A पे 4 पे 1/3 है। अब इसका मान निकाल लीजिएगा, तो इसका मान अगर सोल्व करिएगा तो ये आता है 1.905 गुना 10⁻⁻15 मीटर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि इसमें 4 का घनमूल निकालेंगे तो वहां से वैल्यू आ जाएगा। तो आपको जो दिया रहेगा, अब इसी का आयतन बोलेगा तो 4/3 πr3, इसको इसका r³ कर देंगे तो आ जाएगा, है ना। आयतन अगर पूछेगा मतलब हीलियम का आयतन पूछेगा तो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन तो अभी आपने पढ़ा ही है 4/3 πr³ मतलब क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 3.14 गुना r का मान तो ये निकाल दिया, या यहाँ से भी लिख सकते थे r³ लिखिएगा तो हो जाएगा R नॉट A पे 1/3 का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3 गुना 3.14। R नॉट का मान कितना, तो R नॉट का मान तो आपको पता ही है ये वाला 1.2 गुना, ये तो एकदम याद रखिएगा क्योंकि ये एकदम पूछता है जो नियतांक है आपका।
तो 1.2 गुना 10 पे पावर माइनस 15 का होल क्यूब हो जाएगा, और ये ए पे 1/3 अब पे पावर 3 हो जाएगा, तो पावर पावर गुना हो जाता है, तो 1/3 गुना 3 हो जाएगा, तो 1 बन जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ए आ गया। तो हो गया 4/3 गुना 3.14 गुना 1.2 गुना 10 पे पावर माइनस 15 पे पावर 3 गुना ए का मान कितना, तो ए का मान 4। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आयतन आ जाएगा, ये मीटर क्यूबिक हो जाएगा। मीटर क्यूब मतलब घन मीटर जिसको बोलते हैं, ठीक है। और घनत्व अगर पूछेगा तो घनत्व जो होता है नाभिक, ये जो नाभिक का ये जो लिखा रहता है मास नंबर रहता है, तो ये जो हीलियम का मास नंबर होता है, या कह सकते हैं एटॉमिक मास नंबर जिसको बोलते हैं, तो मास ऑफ हीलियम 24 ये होता है 4.001 AMU लिखा रहता है, या यू लिखा रहता है, और इसका मतलब होता है 4.001 गुना यू का मान बताए थे 1.66 गुना 10 पे पावर माइनस 27 kg बताए थे। तो ये हो गया द्रव्यमान, और द्रव्यमान बटा आयतन अगर कर दीजिएगा तो हो जाएगा घनत्व। तो द्रव्यमान बटा आयतन करने से क्या मिल जाएगा, घनत्व। तो ये हो गया द्रव्यमान, है ना, और ये हो गया आयतन। तो द्रव्यमान बटा आयतन निकालना है तो घनत्व हो जाएगा। तो अगर हमको घनत्व निकालना है तो क्या हो जाएगा, घनत्व किसी भी अगर मान लीजिए इसी तरीके के एक उदाहरण से हमने बताया आपको, घनत्व अगर पूछेगा तो घनत्व जो होता है, घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान, है ना, ये द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो द्रव्यमान कितना वैल्यू हो गया, ये वाला 4.001 हो गया गुना 1.66 गुना 10 पे पावर माइनस 27 बटा आयतन। आयतन यहाँ निकाले थे 4/3, तो 4 ऊपर चला जाएगा 3 गुना ये 3.14 गुना 1.2 गुना 10 पे पावर माइनस 15 पे पावर 3 गुना 4 हो जाएगा। तो यह हो गया घनत्व, है ना। घनत्व होता है कितना, उसका जो मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूबिक होता है। तो ये आ जाएगा घनत्व। घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन होता है, निकाल देंगे। तो इस तरीके से किसी भी नाभिक का अगर पूछता है तो उसका त्रिज्या भी निकाल सकते हैं, उसका आयतन भी निकाल सकते हैं, उसका घनत्व भी निकाल सकते हैं, है ना। डी, इसको मैंने घनत्व लिखा है, तो घनत्व को डी से भी संकेत करते हैं, घनत्व को डेंसिटी इंग्लिश में डी से। तो घनत्व बराबर ये होता है, ये निकल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हम लोग जो और भी नाभिक का है, तो मैं क्वेश्चन से शुरू किया था, लेकिन थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक है उसमें बता रहा हूँ। लेकिन ये सब चीज जो है एक एक नंबर के क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं, ये खास करके कि आर का क्या इसमें संबंध होता है। अगर किसी नाभिक का जो त्रिज्या है उसका उसके परमाणु भार संख्या के साथ क्या संबंध होता है, तो देखते हैं। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पे पावर 1/3 होता है, या आर इज इक्वल टू ये वाला संबंध दे देगा, या ये वाला संबंध दे देगा, या ये वाला संबंध दे देगा, इसमें से कौन होता है, ठीक है ना। तो कोई ध्यान रखना है 4 ऑप्शन में कोई, अदरवाइज आपसे केवल ये वाला संबंध ध्यान रहता है तो आप कोई क्वेश्चन भी देता है तो निकाल सकते हैं। ध्यान रखना है कि ये परमाणु भार संख्या है, ठीक है। फिर आपका इसी से क्वेश्चन और भी बनता है कि आर नॉट का मान क्या होता है, तो आर नॉट का मान 1.2 फर्मी होता है। तो ये ध्यान रखना है, जो कि एक नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, तो ये आर नॉट की वैल्यू होती है। तो ये सब चीजें हमें पता रखना है, ठीक है ना। जो ये वाला घनत्व आया, हमने नाभिक में किसका घनत्व निकाला, तो सही मायने में हमने एक हीलियम का घनत्व निकाला। और ये जब निकालिएगा तो आपका करीब करीब ये 2.295, ये जो है, ये जो मान आएगा 2.295 गुना 10 पे पावर 27 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूबिक। 27 या 17 शायद होता है, 27 ही होता है, 17 नहीं 17 होता है, ये 17 होता है। तो 10 पे पावर 17 किलोग्राम प्रति मीटर घन मीटर क्यूबिक होता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये वाला वैल्यू इस तरह का होता है, जो सही मायने में इतना घनत्व जो है न्यूट्रॉन स्टार में मिलता है। न्यूट्रॉन का जो स्टार हुए वो उसके अंदर मिलते हैं, बहुत छोटे छोटे स्टार, उसको ड्वार्फ स्टार, बौने तारे कहे जाते हैं। तो वहाँ पे इतना घनत्व होता है। तो उसकी बात हम थोड़ा करेंगे बाद में, लेकिन ये यहाँ तक अब करिए। दूसरे वीडियो में हम बाकी सारा चीज़ बताएंगे, और क्वेश्चन भी साथ साथ होगा तो क्वेश्चन फॉर्म में भी कराएंगे, उसी समय भी आपको समझाएंगे। तो इसमें जो हमने अभी कराया है उसमें कुछ उसके आधार पे बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है। जैसे आपको दे देता है परमाणु का उसमें संख्या दे प्रोटॉन का नंबर, न्यूट्रॉन का नंबर, ये सब निकालने बोलता है।
ठीक है, तो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन होगा तो हम लेके आएंगे अगले वीडियो में। तब तक इसका अध्ययन कीजिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।